जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीमा के साबिक सदर डॉक्टर आतिफ हफीज़। उन्होंने कराची से हमें ज्वाइन किया है और उनके साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, यूरोलॉजिस्ट हैं, लिवरपूल विक्टोरिया अस्पताल बरतानिया में। और बदकिस्मती से डॉक्टर साहब खुद कोरोना का शिकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर आतिफ हफीज़ से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कल आप लोगों ने, डॉक्टर बारी और जितने टॉप के डॉक्टर्स थे, कल कराची में आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौम को ख़बरदार किया। हिफाजती तदाबीर के हवाले से भी हुकूमती हलकों से कहा गया कि आपको ये डॉक्टर सियासत का शिकार हो गए। लेकिन हम अपने नाजरीन के लिए फिर एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें बताएं कि आप लोग किन खदशात का इजहार कर रहे हैं। आपको ज़्यादा अहमियत इसलिए हो गई है कि पंजाब के डॉक्टर्स ने भी आपका साथ दे दिया है, और उसके साथ साथ ज़रा सा दोनों चीज़ों के हवाले से कि किस किस्म का लॉकडाउन आप चाहते हैं, ताकि बाकी फिर हुकूमत जाने और उनकी मर्जी जाने, और उलमा से क्या चाहते हैं। बिल्कुल रहमान भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हमने कोई नई बात नहीं कही। जो डॉक्टर्स ने हमने कल बात कही थी, आज लाहौर ने भी कही, और अगर आप गौर करें तो तमाम हुकूमती हल्के भी वही बात कर रहे हैं। ये कोरोना, खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात कही है, जो उनके तर्जुमान है उन्होंने भी यही बात की, और सारे वज़राए आला भी यही बात कर रहे हैं कि ये सारा मर्ज जो है ये बढ़ने जा रहा है। और खुद गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के मुताबिक 14 मई से लेकर और जून के मिड तक इसमें जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो हो सकती है। तो हमारा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था वो लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करना था, क्योंकि हमने ये गौर किया है कि लोगों में अभी तक इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं लोग, और वो समझते हैं कि जैसे आपके पास भी मुख्तलिफ पैगामात और ये व्हाट्सएप मैसेजेस और फेसबुक पे आते हुए कि कोरोना नाम की कोई चीज है नहीं, ऐसा कोई मर्ज है नहीं, ये गवर्नमेंट की ऐसी गिमिक्स हैं। तो इस किस्म की बातें हैं, इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए, क्योंकि हम तो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो हमने जो है वो इस चीज पे जरूरी समझा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये अवेयरनेस करें, उनको आगाह करें कि ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है जो होने जा रही है, और ये सब सिर्फ मिथ्स हैं कि ये हमारे लोगों में नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, गर्मी में ये वायरस खत्म हो जाएगा। इन सब गलत फहमियों को दूर करने और लोगों को इसकी सीरियसनेस से आगाह करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी की बात आपने की, और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जी जो लोग यूके में, अमेरिका में या स्पेन या इटली में रहते हैं, उनके मुकाबले में हमारे यहाँ इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे ऊपर उसका असर इतना नहीं हो रहा और लोग जल्दी रिकवर हो रहे हैं, और इसमें हलाकतों की तादाद भी कम है। इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, ये सारी चीजें जो है वो मेडिकल साइंस जो है ना वो बेस करती है एविडेंस के ऊपर, खाली हाइपोथेसिस के ऊपर बेस नहीं करती। ये वायरस का नाम ही नोवेल कोरोना वायरस है। 31 दिसंबर को ये पैदा हुआ है, 30 से 31 दिसंबर अभी रिपोर्ट हुआ। हमें जी हाँ, हमें इसके मुतालिक पता ही कुछ नहीं। तो ये सारे हाइपोथेसिस हैं कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करें कि जी उन इलाकों में जहाँ मलेरिया जो है वो एपिडेमिक है, या जहाँ पे बीसीजी वैक्सीनेशन हुई है, वहाँ पे वो में कम होगा। तो आप ये देखें ना, हमारे तो बहुत सारे कुलीग्स हैं इंग्लैंड के अंदर जो पाकिस्तान से गए हैं, वहाँ पैदा नहीं हुए, वो यहीं के पले बढ़े हैं, तालीम हासिल करने के बाद यानी एडल्ट लाइफ में वहाँ गए। लेकिन उनमें से आप जो लिस्ट उठाकर देखें फ्रंट लाइनर्स की, तो उसमें बेशुमार पाकिस्तानी डॉक्टर, इसके अलावा जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है नॉन डॉक्टर्स, वो भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। डॉक्टर साहब, आपने बात की तो खुशकिस्मती हमारे साथ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन यूके से मौजूद हैं, बरतानिया से। उनको खुद कोरोना हुआ, फ्रंट लाइन पे वहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे थे, उन्होंने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो अपनी सेहत के बारे में बताइएगा, और आप खुद कोरोना का शिकार हुए। अभी इम्यूनिटी की बात डॉक्टर आतिफ हफीज़ कर रहे थे, और लोगों की मिथ्स मौजूद हैं, आप खुद यहाँ से ही गए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो लोग, आपका एक एक्सपीरियंस भी था, आप ठीक हो गए, फिर दोबारा आप नौकरी पे गए, उसमें मरीजों को देखने, फिर दोबारा आपको हो गया। जी जी जी, फरमाइए। मार्च को जो है मुझे थोड़े सिम्पटम्स हुए थे, बाद मामूली सी गले में खराश आई थी जी। ये इतवार का दिन था, पीर के दिन मैं अपने काम पे गया, तो वहाँ पे जब कुलीग से मुझे देखा कि मैं अनवेल फील कर रहा हूँ, तो मैं मुझे कहा कि आप फौरन घर चले जाएं। मैं घर आ गया, और मंगल के दिन यानी उस अगले दिन मेरा घर पे गया। उन्होंने कहा कि आप अब घर से ना निकलें जब तक हम आपके टेस्ट रिजल्ट ना देख लें। उसके बाद टेस्ट रिजल्ट आया 2 दिन के बाद, उसमें मेरा पॉजिटिव था। इसी अरसे में मेरी वाइफ, वो खुद भी डॉक्टर हैं, और उनको थोड़े थोड़े सिम्टम्स होने शुरू हो गए। मेरे साथ 2 बेटे रहते हैं यहाँ पे घर पे, उनको थोड़े से सिम्टम्स हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली अनवेल नहीं हुआ,
लेकिन मेरी वाइफ जो कि मुझसे उम्र में भी कम है और उनकी सेहत भी मुझसे बेहतर है, वो इस हद तक तबीयत उनकी खराब हुई कि वो अस्पताल में दाखिल हुई, फिर आईसीयू में चली गई वो, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन वो आईसीयू में रहने के बाद वो रिकवर होकर अब वो घर आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो मैं एक आपको बहुत ही इसीलिए मैंने फेसबुक पे भी कई अपनी पोस्ट भेजी हैं कि ये सिम्टम्स जो हैं इसके बड़े मामूली होते हैं, और आप ये ना समझें कि कोई भी सेहतमंद आदमी या कम उम्र का आदमी इससे इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो आपके वायरल लोड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना आपको वायरल लोड मिला है। मैं आज भी मेरा दोबारा टेस्ट हुआ क्योंकि मैंने ज्वाइन करना था अपना हॉस्पिटल, मुझे आज ही उसका रिजल्ट दोबारा आया कि मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं सिम्टम के लिहाज से मुझे अब कोई नहीं फील होता। मैं कल भी परसों हॉस्पिटल गया था और उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक आपका टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता आप दोबारा ज्वाइन ना करें, एहतियाती तदबीर के तौर पर उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं घर वापस आ गया। तो आज मुझे रिजल्ट आ गया कि मैं फिर पॉजिटिव हूँ। तो मेरा जो मेन मैसेज है अपने पाकिस्तान, अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ सवाल 1 मिनट रुकिएगा, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आप पॉजिटिव दोबारा हुए हैं, तो वायरस के बारे में कहा जाता है कि वायरस इनहिबिट करते हैं, वायरस सो जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है, तो क्या बीच में दोबारा वही वायरस हुआ या आपकी शक्ल बदल ली, या शक्ल बदल ली? खैर शक्ल बदलने का तो लंबा स्टडी है, क्या वही वायरस हुआ या आपकी किसी और तरफ से एक और जो है एक हमला हो गया? आप क्या समझते हैं उसमें? औरिया साहब, मुझे फीलिंग ये है कि मैं इस वायरस को कैरी कर रहा था, क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, और मैं कैरी कर रहा था अपने साथ, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अनवेल फील नहीं करता था कभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने महसूस नहीं किया कि मैं इतना तबीयत मेरी ख़राब है कि मैं बिस्तर पे लेट जाऊँ, सिवाय इसके कि कुछ दिन के लिए मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हुई थी, जिसके लिए मैंने एंटीबायोटिक्स यहाँ के जीपी के जरिए शुरू की थी, बल्कि उन्होंने मुझे 2 एंटीबायोटिक्स दी थी। तो उससे ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर हो गया। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त भी जो इसकी इम्यूनाइजेशन की बात चल रही है, उसमें मैं खुद भी ऑब्वियसली डॉक्टर हूँ, कल पढ़ता रहता हूँ कि इसके अंदर इतनी तेजी से म्यूटेशंस हो रही हैं आजकल कि इसकी इम्यूनाइजेशन के बारे में भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कितनी इम्यूनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि जो वायरस ज्यादा म्यूटेट करता है उसकी इम्यूनाइजेशन इतनी इफेक्टिव नहीं रहती, क्योंकि वक्त बदल रहा होता है। तो अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। और जहाँ तक आपने दूसरा सवाल अभी हमें डॉक्टर आतिफ साहब ने जिक्र किया, इम्यूनिटी की वाली जहाँ तक बात है, तो इस पर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं यूके के अंदर जिनकी डेथ ज़्यादा हुई हैं एज कम्पेयर टू परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव बीन वर्किंग हियर, उसमें ज़्यादातर यानी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सोमाली और यानी हमारे जो वेस्ट के ईस्ट के लोग हैं उनकी ज़्यादा डेथ हुई हैं। उसकी वजह यह कि हमारी इम्यूनिटी जो है इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि हम लोग जो है वो हम प्रिज्यूम ये कर रहे हैं और हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हालांकि इसके बरक्स चीज़ें इसके बिल्कुल बरक्स है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा जो आजकल पूरी साइंटिफिक लेवल पे आ रहा है, जिससे और मजीद मसला कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि वायरस की मुख्तलिफ किस्म की स्टेन्स हैं, 1, 2, 3 ABC स्टेन्स के हिसाब से चल रहा है, और न्यूयॉर्क की स्टेन लहदा है बाकी। तो एक तो यूनिवर्सल लेवल पे एक वैक्सीन तो बहुत मुश्किल है बन सके, और अगर वैक्सीन बना भी ली तो जितना ये जल्दी म्यूटेट करता है तो उसके बाद दोबारा उसने शक्ल बदलने या कुछ इससे शक्ल बदलनी। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी देर तक हम इस क्राइसिस के अंदर ये दुनिया जो है वो अंदाजन एक रफ असेसमेंट जो है? देखिए, इस पर कुछ भी कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि आप इवन देखें यूके के अंदर इस वक्त वो कह रहे हैं कि हमें पहला जो वैक्सीनेशन का तजर्बा है वो स्टार्ट करने वाले हैं जुमेरात से, यानी आज से प्लान था उनका, मुझे पता है कि आज से स्टार्ट हो जाता है कि नहीं होता, और उसके ऊपर ह्यूमन के ऊपर स्टार्ट करेंगे। फिर इसके अलावा कुछ जो एंटी वायरल मेडिकेशंस हैं, आपका सवाल सॉरी उसको मैं पहले वो कंप्लीट कर दूं कि जहाँ तक इम्यूनाइजेशन का सवाल है, बहुत ही कबल अज़ वक्त है कि ये इम्यूनिटी जो डेवलप होगी ये कितने अरसे तक रहेगी, क्योंकि ये यानी कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त के हम जो भी हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, हो सकता है मैं इम्यून हूँ, अभी मेरे अगर एंटीबॉडीज टेस्ट किए जाएँ तो हो सकता है मेरे अंदर अच्छे खासी एंटीबॉडीज भी मौजूद हों, लेकिन स्टिल मेरा वायरस जो है ना वो शो कर रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो ये बड़ा बहुत कबल अज़ वक्त होगा, और मेरे ख्याल से कुछ महीनों तक सिलसिला चलेगा। मैं जी डॉक्टर आतिफ साहब, आप चूंकि कल बहुत आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी बड़ी अलार्मिंग थी और उसके ऊपर एक बड़ा पॉलिटिकल से रिएक्शन आया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, और उसमें शहबाज गिल साहब का एक इंतहाई मैं क्या कह सकता हूँ, एक अहमकाना से गुफ्तगू थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो है उनमें डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, मुझे बताइएगा कि आप बहसियत डॉक्टर कम्युनिटी क्या कोरोना को एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर समझते हैं, ये प्योरली हेल्थ इशू है?
देखिए और ये साहब ये दोनों ही इश्यूज हैं, जाहिर सी बात है ठीक है, कि ये हेल्थ इमरजेंसी है बेसिकली। इमरजेंसी है, बिल्कुल ठीक है। एक एंड तो उसकी जो है वो मेडिकल एस्पेक्ट है, जिसको जाहिर है डॉक्टर्स बेहतर समझते हैं, और इस सिलसिले में जाहिर है कि डॉक्टर्स की एडवाइस मैं समझता हूँ कि हुकूमत को माननी चाहिए, को और जितने भी जो रिलीजियस फैक्शंस हैं उनको देनी चाहिए, क्योंकि हम इसको फेस कर रहे हैं, हमें इसकी सिवियरिटी का पता है, हम इंसान के जिस्म के अंदर और बाहर से देखते हैं और हमको पता होता है कि ये किस दर्ज पे जा रहा है, और इसका लोगों को बाहर आने से पहले जाहिर है कि डॉक्टर को पता होता है आईसीयू के अंदर क्या हो रहा है। आईसीयू के बाहर खड़े हुए आदमी को एक आम तजुर्बा, उसका कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि वो क्या कयामत है जो डॉक्टर के सर से गुजर जाती है। दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि अब जब ये इमरजेंसी है तो इसको फिर इसके अंदर जाहिर है इसके साथ आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसके साथ आ रहे हैं, माशी तौर पे बहुत पूरी नहीं, वो तो आते हैं, वो तो डॉक्टर साहब देखिए मेरी बात सुने, वो तो एक छोटी सी बीमारी भी हो तो एक गरीब आदमी जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तो फाइनेंशियल मैटर तो सब सेकेंडरी चीज है। लेकिन क्या कोई शख्स ये समझता है कि उसके घर के अंदर एक आदमी बच्चा जो है उसकी टांग टूट गई है तो उसकी पट्टी नहीं करवाएंगे इसलिए कि कल को उसने 5 रुपए बचाने हैं, वो कल रात का खाना खाना है? ये तो सिर्फ इमरान खान साहब सोच सकते हैं ऐसी बात। जी देखें, बिल्कुल मैं अर्ज करूंगा आपसे कि मैं यही कह रहा हूं कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं वो तो जाहिर है कि दूसरे लोग सोचते हैं, लेकिन देखिए मैं अर्ज करूं आपसे कि मैं ये कहता हूं कि ये दो धारी तलवार है। एक बात जो बहुत आ रही है कि भाई लोग बीमार हो जाएंगे, लेकिन जो लोग गरीब आदमी है, उसकी दिहाड़ीदार मजदूर है, तो वो जो है वो मुतासिर होगा और उसके घर में खाना और खत्म हो जाएगा और रोटी और चूल्हा जलना जो है वो बंद हो जाएगा। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि हमारे आपके घर में, अल्लाह ताला का शुक्र है हम मुतवल घरानों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमारे घर में आने वाला कोई ड्राइवर या हम घर में काम करवा रहे हो, फर्ज करें एक कलर करवा रहे हो, पेंट करवा रहे हो, एक दिहाड़ीदार मजदूर आता है और वो चीखना और खांसना शुरू कर देता है, तो इस सिनेरियो के अंदर क्या आप ये चाहेंगे कि वो आपके घर के अंदर आके काम करें? कोई फैक्ट्री का ओनर ये चाहेगा कि उसकी फैक्ट्री में ऐसा आदमी काम करे जिसको खांसी या नजला हो या वो कोरोना पॉजिटिव हो चुका हो? तो अब आप बताइए कि जब ये ग्रोथ होगी तो न सिर्फ ये कि वो तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, बीमार भी हो जाएगा और घर भी बैठ जाएगा, तो उसकी रोटी और चूल्हा तो वैसे ही ठंडा हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा कि सबसे अहम बात यह है कि अभी तो हम बहुत हद तक बचे हुए हैं किसी न किसी हद तक, लेकिन अगर एक दफा एक फियर क्रिएट हो गया पाकिस्तान के अंदर कि फलां रक्शे वाले के पास मैं बैठा था और फलां रक्शे वाला खांस रहा था या फलां बंदे को और मुझे हो गया, तो फिर आप कैसे माशरे के अंदर आगे लेके चल जाएंगे? आपको हुकूमत कहे बाहर निकलो, आप नहीं बाहर निकलेंगे। यही मैं कर रहा हूँ ना आपसे कि वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और हम इसी चीज से जो है वो लोगों को आगाह करने चाहते हैं कि ये वक्त आने से पहले, क्योंकि देखिए हमारे पास कराची की स्टैटिस्टिक्स है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हम ये जानते हैं कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उस वक्त 9,700 समथिंग जो थे वो केसेस थे। इस वक्त जो लेटेस्ट फिगर है वो 10,515 की है, यानी ये समझ ले कि ये पिछले 24 घंटे के अंदर या उससे कुछ कम वक्त के अंदर तकरीबन 800 केसेस 700 केसेस बढ़ चुके हैं। बहुत होते हैं। इसके आपके पास जो है वो 222 डेथ हो चुकी हैं। आप भूख की बात कर रहे हैं, मैं हर जगह ये सवाल पूछता हूँ, आप लोग माशाल्लाह मीडिया पे बैठे हैं, इतना हाईलाइट है, मीडिया इतना स्ट्रांग है, इतना विजिलेंट है, आप मुझे कोई ऐसे इलाके का पाकिस्तान के नाम बता दीजिए जहां किसी एक आदमी की इस पूरे 2 महीने के अंदर भूख से खुदा ना खास्ता इंतकाल। बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। यही हम कहते हैं कि आप इस कौम को झूठ बोल के डरा रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत झूठ बोल के डरा रही है और खौफ का शिकार कर रही है कि यहां लोग भूख से मरेंगे, और इससे ज्यादा किसी कौम को बेवकूफ बनाना और कौम के साथ मजाक नहीं हो सकता। ये चीज यही हम कहते हैं और बहुत अरसे से कह रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप आवाम को कुछ इस बारे में बताइए कि उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, क्योंकि आप खुद इस फेज से गुजर रहे हैं। अब यूके की मिसाल तो अपनी जगह, लेकिन हमारे यहाँ जिस किस्म के लोग हैं उनके जो रवैये हैं वो क्या किस तरीके से इससे बच सकते हैं? मैंने जो सबसे पहले जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जहाँ पे भी मैंने लिखा है कि हमारे यहाँ मसाजिद में लोग जाने को बड़ा पसंद करते हैं। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ता था। मैंने इस बीमारी के शुरू होने से पहले ही 1 हफ्ते पहले मैं मस्जिद जाना छोड़ दिया था, सिर्फ ये सोच के कि मैं अस्पताल में काम करता हूँ, मैं दूसरे को बीमारी ना लगा दूँ। सिर्फ इसलिए नहीं पता था कि मैं खुद भी सफ़र कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम खुद कैरियर हो सकते हैं। किसी भी आदमी को जो मस्जिद में जाता है वो कैरियर हो सकता है, वो दूसरे के लिए ये बीमारी का एक सबब बन सकता है। और अगर खुदा न खास्ता उसकी वजह से बीमारी दूसरे को लग गई और उसके बाद उस आदमी का बाद में खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब हो गई और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा, तो उसकी जिम्मेदारी उस शख्स के ऊपर भी उतनी आयद होगी जितनी उस शख्स के ऊपर आयद हो रही है जो मस्जिद में आ रहा है।
تو میں تو سب سے پہلے مسجد کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ شکل سے نظر آتا ہوں کہ میں بہت دیندار آدمی ہوں، میری داڑھی بہت لمبی تھی، بلکہ کورونا کی وجہ سے مجھے چھوٹی کرنی پڑی ہے. وہ مجھے ہاسپٹل نے کہا تھا کہ آپ کو ماسک پہن، اتفاق سے وہ ساری چیزوں سے میں ابھی تک نہیں گزر سکا. لیکن میں آپ سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسجد کے اندر جانا جو ہے اس حالات میں بالکل غیر مناسب ہے. بلکہ میں انہوں نے جو کل پریس کانفرنس کی تھی اس چیز کو انہوں نے ایمفسائز بھی کیا تھا، کوشش بھی کی تھی بتانے کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء حضرات مطلب اس میں ان کا بڑا رول ہے. دیکھیں جہاں پہ جان کو خطرہ ہو جائے، جہاں وہاں پہ اپنی زندگی کو بچانا جو ہے وہ بالکل ایک صحیح قدم کے طور پہ اٹھانا چاہیے. اس میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا بہت خطرناک ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر مسجد جاتے ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ بھی تو لوگ جمع ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ، ٹھیک ہے آپ کو کچھ چیزیں لینے کے لیے بازار جانا پڑتا ہے، وہ آپ کی ضروریات ہیں، اس کے بغیر آپ کا تو گزارا نہیں ہوگا. لیکن مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ جائے بغیر گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. ہمیں بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اتنا ہی اجر دے گا جتنا مسجد میں جانے کا دے گا. عام لوگوں کے لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سمٹمز جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں. آپ کو بیماری جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی کہ آپ کے سامنے جو ہے آپ بیمار ہو چکے ہیں، لیکن آپ کے والدین، آپ کے بزرگ جو گھر میں رہتے ہیں ان کو یہ بیماری بہت تیزی سے لگ سکتی ہے. اور یہ بیماری 24 گھنٹے کے اندر، جیسے میں نے اپنے گھر کی مثال دی، میری وائف بہت ایکٹیو ہیلدی ہیں ادروائز، ان کو ود ان فیو ڈیز آئی سی یو میں چلی گئی اور وہ ریکور ہو کے آئی ہیں. تو یہ ہمیں اپنے طور پہ یہ جو ڈسٹینس رکھنے کا ہے مساجد کے اندر کہ اس طرح نماز پڑھیں اس طرح نماز پڑھیں، اصل میں وائرل لوڈ جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے ہو رہا ہوتا ہے. اس کا تعلق آپ کا نہیں ہے کہ آپ کتنی دیر مسجد میں رہتے ہیں. آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ فضا میں اس کا اثر ہوتا ہے ہر وقت موجود، اور وہ فضا میں اثر جو وہ اپنے ساتھ لے کے آ جاتے ہیں آپ، اور آپ لا کے اپنے گھر میں کسی کو دے دیتے ہیں. وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ چیز جو ہے اس کے لیے بعد میں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. چلیں جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب دونوں صاحبان کا. آپ نے بڑی ویلیوبل گفتگو کی لوگوں کو. اب یہ دیکھیں نا یہ خوف کی صورتحال، یہ کیفیت ہے. علماء سے میں ہاتھ باندھ کے ہم نے ان کا ایڈوکیٹ کیا، اب وہ خود سامنے آئے. میں کہتا ہوں ان کے خلاف ایک سازش پکائی جا رہی ہے، اس لیے کہ میڈیا ان کے خلاف پھر ہو جائے گا، 4 بندے بھی ان کے ہوئے تو مسئلہ ہو جائے گا. اور علماء کو خود اپنے طور پہ بلا کے کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، اس قوم کو یہ نوید، خان صاحب ہاتھ باندھ کر سکتے ہیں، یہ نوید دینی بند کر دیں کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے. یہ ملک بھوک سے مرنے والا ہے ہی نہیں. اس ملک کو اللہ نے بھوک سے مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہوا. آپ خدا کے لیے اپنے بندوں کو سنبھالیں ورنہ بہت مسئلہ ہو جائے گا. چلیں جی ناظرین، یہ بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور اسی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں.